So in this class, we are going to talk about the simple pendulum. सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम होता क्या है, कोई भी मेरे पास पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने सस्पेंड किया, ठीक है। ऑब्वियसली सस्पेंड करने के लिए मेरे पास कोई सपोर्ट होना चाहिए। मान लो ये आपका रूम है और आपके रूम की सीलिंग है और मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ये जो स्ट्रिंग है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। क्या है, सबसे पहले ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और विशेषता है ये इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब ये जल्दी से ऊपर नीचे की तरफ वाइब्रेशन नहीं करेगी, है ना। लूज नहीं होगी जल्दी, प्लास्टिक बिहेवियर रखेगी अपने आप में, राइट। और इसके साथ अगर मैं कोई मास बांध दूंगी, हैवी मास बांध दूंगी, तो ये इलोंगेट नहीं होगी, स्ट्रेच नहीं होगी इजीली, ठीक है। ये इनइलास्टिक है। और क्या है, वेटलेस है। वेटलेस स्ट्रिंग है एक। तो ये जो स्ट्रिंग है क्या विशेषता है, फ्लेक्सिबल है, इनइलास्टिक है, वेटलेस है। और इसके साथ मैंने एक पॉइंट मास सस्पेंड की है। ये क्या है मेरे पास, पॉइंट मास, यानी कि बहुत ही छोटा सा बॉब आप कह सकते हो, बहुत ही छोटा सा बॉल आप कह सकते हो, ठीक है। पॉइंट मास है जिसको मैंने सस्पेंड किया विद एन इनइलास्टिक फ्लेक्सिबल वेटलेस स्ट्रिंग। और ये सारा कुछ क्या एक रिजिड सपोर्ट से बना हुआ है। क्या है ये, एक रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सिंपल पेंडुलम आ गया। अब ये जो रिजिड सपोर्ट है, मान लो इसका जो मास है इनफाइनाइट है, इट इज ऑफ इनफाइनाइट मास। अब ये क्यों लिखा है, एक डिफरेंस के लिए, कि ये ना हो कि कोई कह दे कि यहाँ पे भी एक पॉइंट मास है, यहाँ पे भी पॉइंट मास है और बीच में एक स्ट्रिंग है। क्यों, ये क्लियर करना पड़ेगा कि जो रिजिड सपोर्ट उसका मास कैसा है, ठीक है। तो ये मेरे पास इनफाइनाइट मास का है, स्ट्रिंग मेरे पास फ्लेक्सिबल इनइलास्टिक वेटलेस है। जो मैंने ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया है इट इज ऑफ पॉइंट मास। तो अगर मैं इन प्रैक्टिस पॉइंट मास लेना चाहूँ तो मेरे पास मेटल बॉब आएगा, मेटल बॉब ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेरे पास फ्लेक्सिबल इनइलास्टिक वेटलेस स्ट्रिंग है, कॉटन का धागा ले सकते हो, ठीक है। सॉरी वी हैड अ नेटवर्क इशू, आज साउंड का भी डिस्टर्बेंस आएगा, चलो झेल लेंगे। सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे हैं हम। उसमें अभी तक पढ़ा है कि मेरे पास रिजिड सपोर्ट है ऑफ इनफाइनाइट मास, उसके साथ में फाइन लॉन्ग कॉटन स्ट्रिंग ली है। उसकी विशेषताएं है ये वेटलेस है, इनइलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है। और इसके साथ मैंने एक मेटल बॉब ली है, और वो मेटल बॉब के साथ क्या हो रहा है, एक सिंपल पेंडुलम जो है ये पूरा हो रहा है, ठीक है। अब ये अपनी इस मेन पोजीशन पे है, ये अपनी इस मेन पोजीशन पे मेरे पास एक्स क्या होगा, जीरो। मेन पोजीशन पे सॉरी, एक्स क्या होगा, जीरो। अब अगर इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा दी जाए या इसके ऊपर वर्क कर दिया जाए कि ये अपनी स्ट्रीम पोजीशन पे आके ऑसिलेट करना शुरू कर दे, तो ये यहाँ पर आएगा इस तरह से, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन में मेरे पास एक्स मैक्सिमम होगा जिसको मैं कहूंगी एम्पलीट्यूड है। फिर वापस से मेन पोजीशन को क्रॉस करते हुए इधर आएगा, इधर आके भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा। चलो अच्छा नहीं बना, यहाँ पर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। और ये इस तरह से वापस आ गया इधर सेम पोजीशन पे। फिर ये इस तरह से वापस ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। तो इसको हम कहेंगे कि सिंपल पेंडुलम की टू एंड फ्रो ऑसिलेशन हो रही है, राइट। अब आपके सिलेबस में बेसिकली टाइम पीरियड से रिलेटेड है। तो मान लो जब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मेन पोजीशन को और क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। मान लो जब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, जो बॉब है सिंपल पेंडुलम का वो वर्टिकली लाई कर रहा है बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना, उसके बिल्कुल वर्टिकली नीचे है। इस पॉइंट से ये सस्पेंड हुआ है, यहाँ से ये जो स्ट्रिंग है ये रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है, राइट।
इस पॉइंट पे, उसके बिल्कुल नीचे वर्टिकली डाउन मेरे पास मेटल बॉल पड़ी है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब क्या है, अगर बॉल को मैंने डिस्प्लेस किया, कैसे लेके यहाँ पर स्ट्रेन पे आई, वही बात, यहाँ पे प्लस ए हो गया, यहाँ पे माइनस ए हो गया, सारा कुछ सेम पड़ा। मान लो अब किसी इंस्टेंट पे जब ये ऑसिलेट कर रहा है, जो बॉब है ए पोजीशन पे आया, ठीक है, और उस वक्त उसके डिस्प्लेसमेंट में ओ से ए रोज, मान लो ए पोजीशन, अभी ए पोजीशन एम्पलीट्यूड नहीं लेना, हमने कोई एक, यू कैन से, रैंडम पोजीशन लेनी है। मान लो यहाँ पर पहुंच गया, इस तरह से यहाँ पर पहुंच गया, इसको मैंने कहा ए पोजीशन, ठीक है। तो थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये है ए पोजीशन, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। ये ओ से लेके ए का डिस्टेंस, जिसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, ये है ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, जिसको मैंने माना है एक्स, ये ए है। ओके, अब यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस लग सकती है, ये मेरे पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है। मान लो स्ट्रिंग की लेंथ एल है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ रही है, यहाँ पर भी टेंशन होगी, यहाँ पे भी टेंशन होगी, सीधी सी बात है। और यहाँ पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वाले पॉइंट और इसके बीच में मेरे पास एंगल बन रहा है थीटा। ये कुछ चीजें मैं बता रही हूँ आपको। अब सिंस यहाँ पर एक थीटा बन रहा है, ये बन रहा है मेरे पास इस तरह से, ये थीटा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास कौन कौन सी फोर्सेस लाइक कर सकती है। यहाँ पर मेरे पास मास है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जब ये चीज होगी, तो अगर मैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना चाहूँ, तो मेरे पास इस तरफ आ जाएगा एम जी साइन थीटा, और इस तरफ आ जाएगा एम जी कोसाइन थीटा, एम जी कोसाइन थीटा आ गया। और यहाँ पर भी इसको थीटा को मैं मेंशन कर सकती हूँ कि यहाँ पर भी थीटा लाइक कर रहा है, राइट। इस चीज को मैंने, ये वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया शुरू करके। अब यहाँ पर आप देखिए कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है। एक तो ये डिस्टेंस है मेरे पास एक्स, तो एम जी कॉस थीटा इस साइड तरफ, जिस तरफ स्ट्रिंग है उस तरफ एक्ट कर रही है, ठीक। और यहाँ पर इधर टेंशन एक्ट कर रही है, दोनों ऑपोजिट एक्ट कर रही है, राइट। और इस तरफ मेरे पास एक्ट करी है एम जी साइन थीटा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। अब जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर निकालना हो, ये एक्स, ये डिस्टेंस में कैसे निकाल सकती हूँ, सोचो। ये मेरे पास एल है, ये थीटा है। इफ वी टॉक अबाउट द रेडियन डिस्टेंस, रेडियस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो यहाँ पर देखिए ये ना एक आर्क बन रही है, ये एक पॉइंट होता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने स्टार्ट करते हैं इन क्लास 11। यहाँ पर थीटा बन रहा है, यहाँ पर उसकी लेंथ है। ये जो आर्क होती है ना, आर्क हमेशा हमारे पास आती है जो मेरे पास स्ट्रिंग की या लेंथ ऑफ द लाइन होती है, टाइम जो मेरे पास एंगल बन रहा है, तो मेरे पास ये एल थीटा आएगी, ठीक है। ये थीटा रेडियस में होता है, रेडियस में ये थीटा की वैल्यू होती है एल अपॉन एक्स। एक्स में जो कर्व्ड डिस्टेंस आ गया और जो एल है लेंथ है, जो स्ट्रेट पाथ की, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक्स की वैल्यू भी आएगी एल इंटू थीटा। अब फोर्सेस को ध्यान से देखो कौन कौन सी एक्ट कर रही है। एक तो एक्ट कर रहा है वेट, देखो सबसे पहले फोर्स एक्ट कर रही है वेट की, जो कि है एम जी, किसका है, बॉब का। एक्ट करे, सीधी बात है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरी फोर्स देखिए, टेंशन है टी अलोंग द स्ट्रिंग, सब कुछ मैं बता दी, एक बार लिख रही हूँ, अलोंग द स्ट्रिंग एक बार मैंने समझा दिया आपको, अब मैं आपको लिख लिख के बता रही हूँ, ठीक है। मान लो जो फोर्स है उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, एक तो एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, इसको देखते हैं अब, एम जी कोसाइन थीटा कह दो चाहे कॉस थीटा कह दो, ये एक्ट करे along the thread, along the thread and is balanced
बाय द टेंशन टी इन द थ्रेड। दोनों बैलेंस हो रहे हैं ना, ऑपोजिट आ रहे हैं ना। ये लॉन्ग थ्रेड चल रहा है कि नहीं चल रहा, ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, टेंशन के साथ बैलेंस हो रहा है, राइट। दूसरा इसमें से कौन सा आ रहा है, एम जी का, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा को ध्यान दो, इस कर्व्ड पाथ के इस तरह से एक्ट करे, जो कर्व्ड पाथ है उसके ऊपर ये इस तरह से एक्ट कर रहा है, ऐसे। तो मैं कह सकती हूँ कि टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, ये टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। कह सकते हो ना, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, बड़े आराम से कह सकते हो, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। और ये जो एम जी साइन थीटा है, ये अपनी अपनी क्या है, नेट फोर्स एक्ट कर रही है ऑन द बॉक्स। नेट फोर्स है जो उसको वापस से मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है। क्या है ये, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स एंड tends to bring back to tends to bring back to the mean position। ठीक है, किस तरह से वर्क कर रही है, तो रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस वक्त मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है ना एम जी साइन थीटा, जो इसको कोशिश करे कि वापस मीन पे आ जाओ, ये मीन पोजीशन है, वापस उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आना चाह रहा है, राइट। तो मान लो मेरे पास एक रिस्टोरिंग फोर्स है। अब देखिए, मेरे पास एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, दैट मींस एम जी साइन थीटा मेरे पास इस डायरेक्शन में है। तो ये मेरे पास नेगेटिव आएगा ना, माइनस एम जी साइन थीटा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, राइट। अब जो साइन थीटा है, इसका अगर मैं फैक्टोरियल फॉर्म में जो इसकी वैल्यू होती है उसकी वो मैं बताऊं कि आएगी। देखो, जो भी साइन एक्स होता है, ये साइन एक्स की वैल्यू होती है, जो हम इसकी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल देते हैं, क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, फिर आता है प्लस एक्स क्यूब बाई 5 फैक्टोरियल, इसमें ऑड नंबर्स लेते जाएंगे। फिर आएगा माइनस, माइनस में आ जाएगा एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा प्लस। अब आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल आपको बताना है मेन क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब है, जब भी आपने थ्री, मान लो 3 फैक्टोरियल है, जितने भी इसके पहले नंबर आते हैं, जीरो को छोड़ दो, उससे मल्टीप्लाई करना है। 3 के पहले क्या आता है, 2, 2 के पहले क्या आता है, 5 फैक्टोरियल निकालना है। 5, 5 के पहले पहले क्या नंबर आता है, 4 आता है, फिर उससे पहले आता है 3, फिर उससे पहले आता है 2, फिर उससे पहले आता है 1, 7 ले लिया। 7 से पहले क्या आता है, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये होता है फैक्टोरियल, जो उल्टा होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का। ठीक है, तो मैंने इसको अब ले लिया, इन द फॉर्म ऑफ थीटा है, तो मैंने ले लिया थीटा की फॉर्म में, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा, यहाँ पे 5 आना था, सॉरी, थीटा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। हमें ज्यादा लंबा चौड़ा लेने की जरूरत नहीं है, हम बस 2-3 टर्म्स लेंगे, मेन हमें जो चीज चाहिए हमें वो मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, माइनस एम जी, थीटा तो एज इट इज, थीटा तो एज इट इज माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस थीटा तो दी पावर 5, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, 120 माइनस अप टू, तो ये चलता रहेगा इसके आगे। अभी जो थीटा की वैल्यू हमने लेनी है, ये मैंने रेडियंस में निकाला था, मैंने बताया था ना, ये रेडियन वैल्यू होती है। कर्व्ड सरफेस पे जब मेरे पास थीटा आ जाएगा, ये रेडियंस होता है। देखो, जो थीटा है ना, हम 3 वैल्यूज में ले सकते हैं, हमारे पास ना सिस्टम होता है, जैसे सेक्सोडेसिमल सिस्टम हो गया, अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, एक में तो हम रेडियन में लेते हैं, एक में हम लेते हैं डिग्री में, एक होता है ग्रेड। ठीक है, रेडियंस में विद रिस्पेक्ट हम पाई बाय 2 और पाई लेते हैं। डिग्री में मेरे पास सीधा 90 डिग्रीज के अकॉर्डिंग होता है, ग्रेड में मेरे पास होता है 100 ग्रेड, तो ऊपर पावर जी हो जाता है। रेडियन में मान लो मेरे पास पाई है, उसकी पावर सी हो जाए, रेडियन की पावर सी होती है। ठीक है, तो थीटा मेरे पास है बस रेडियस में, यानी कि पावर सी में, लेकिन मैं पावर सी नहीं लिखूंगी, इसको सिंपल आर ए डी भी लिख दोगे तो सेम ही बात है। ठीक है,
इस चैप्टर में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफी आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बार बार समझने की जरूरत है। एज वी आर मेडिकल स्टूडेंट, तो मेडिकल स्टूडेंट को तो एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है और उसको नोट डाउन करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ तक आ गया। जो ऑसिलेशंस है, ध्यान दो, ये वैल्यू कहाँ पे रिपीट हो रही है, आगे जाएगी बढ़ती जाएगी। 7 का फैक्टोरियल आएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 9 का फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 11 का फैक्टोरियल। कहीं पे वैल्यू रिपीट होगी, 6 वैल्यू कहीं पे रिपीट हो रही है, ये आगे के आगे बढ़ता जा रहा है, वो मल्टीप्लीकेशन बड़ी होती जाएगी। 120 के आगे फिर 720 हो जाएगा, फिर आगे के आगे इसमें इंक्रीज होना है मल्टीप्लीकेशन में। दैट मीन्स ये वैल्यूज मेरे पास रिपीट नहीं हो रही है। तो ये जो ऑसिलेशन है, चाहे मेरे पास साइन थीटा की टर्म आई है, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल लिए, बट ऑसिलेशन ऑसिलेशन आर नॉट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो थीटा के प्रोपोर्शनल आ ही नहीं पा रही। अब यहाँ पे थीटा भी देख लो, कहीं पे एक बार तो थीटा आ गया, फिर थीटा की क्यूब आ गया, फिर थीटा की 5 आ गया, फिर पावर 7 से 9 फिर 11 से 13 फिर 15, तो बढ़ता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रही वैल्यू, है ना। अगर अब सोचो, अब इसको मैंने तो प्रूव करने की सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम तो मेरे पास हमेशा ही सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं इफ थीटा इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल भी नहीं, वेरी 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 स्मॉल, तो अगर ये मान लो 0.01 है, इसकी पावर 3 तो और भी कम हो जाएगी, इसकी पावर और भी कम हो जाएगी, इसकी पावर 7 और भी कम हो जाएगी, इसकी पावर 9 और भी कम हो जाएगा, 11 और भी कम पावर हो जाएगी। दैट मीन्स what? I can neglect the higher power. Neglect the higher power. अगर मैं हायर पावर को निग्लेक्ट कर देती हूँ, थीटा को बहुत छोटा छोटा अज्यूम कर लेती हूँ, तो मेरे पास सीधम सीधे क्या आ जाएगा, -mg। ये भी निग्लेक्ट, ये भी निग्लेक्ट, सिर्फ ये रह गया छोटा सा थीटा, सारी की सारी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू होगी -mg थीटा, एस की वैल्यू। अब थीटा मेरे पास क्या होता है, थीटा मेरे पास क्या होता है, अच्छा मैंने यहाँ पे सॉरी गलत लिख दी, वैल्यू उल्टा लिख दिया, एक्स अपॉन एल आएगा भाई, थीटा मेरे पास एक्स अपॉन एल आएगा, पहले नहीं बताया भाई, उल्टा लिख दिया था। थीटा मेरे पास रेडियस में है, थीटा मेरे पास रेडियस में है, ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मेरे पास क्या है, आर्क मेरे पास एक्स बना रही है, एक्स के अलावा मेरे पास क्या था, मैंने इसको वैल्यू देती है एक्स। रेडियस, रेडियस इज काइंड ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मेरे पास एक्स अपॉन एल आ गया, जिससे मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी एल इंटू। ठीक है, सॉरी, रियली सॉरी, पहले मैंने उल्टा लिख दिया था, क्योंकि हर एक बुक में डिटोशन अलग होती है, तो इसलिए मेरे से गलती होगी। ठीक है, तो एक्स अपॉन एल आ गया। अब ये थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे फिर करती हूँ, -mg एक्स अपॉन एल आ जाएगा। राइट, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया मेरे पास, -mg एक्स अपॉन एल, एम सी एम कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास -g एक्स अपॉन एल। अब यहाँ पर g अपॉन एल, तो मैं अज्यूम करूंगी कि क्या है, ओमेगा स्क्वायर। लेट अस सपोज दैट g अपॉन एल इज ओमेगा स्क्वायर। भी मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने ना अभी बहुत जगह पे प्रूव कर दिया कि दैट इट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ए मेरे पास एम्पलीट्यूड होता है, बट यहाँ पे मेरे पास ए नहीं, बट स्टिल आई हैव दैट डिस्प्लेसमेंट है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड रिसीविंग इफेक्ट वैसे ही यहाँ तक जाएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी -ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ मैं। अब आपको मैम आपने टी और mg cos थीटा को नहीं लिया, उसको क्यों नहीं लिया, आप बताओ क्यों नहीं लेंगे। देखो मुझे मतलब है सिर्फ इस डिस्टेंस से, ये इतना डिस्टेंस कवर करके
वापिस से इस तरफ जाने की कोशिश करे या फिर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करे, है ना। इसका तो कुछ मतलब बनता ही नहीं कोई। ये फोर्सेज एक्ट कर रही है नहीं कर रही है हमें फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेन फोर्स ये एक्ट करी है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है mg sin थीटा के बराबर आई है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाले mg cos थीटा और टेंशन वाले कॉन्सेप्ट को नहीं लिया। ये टेंशन ले लो फिर वो टाइम पीरियड के साथ कंफ्यूज होगी। अब टाइम पीरियड देखते हैं क्या आएगा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मेरे पास आ जाएगा। टाइम पीरियड आ जाएगा, सोचो क्या आएगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा आएगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है इसमें, जी अपॉन, पहले के अपॉन एम ले रहे थे, इसमें जी अपॉन एल है। 2 पाई, अभी स्क्वायर में अंडर रूट आ जाएगा, फिर अंडर रूट जी अपॉन एल, इसको ऊपर कर देते 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इतना आ गया, इतना आ गया, तो टाइम पीरियड मेरे पास आ गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ले लो चाहे रेडियस ले लो, ठीक है। और जी है मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 और पाई की वैल्यू आ रही है, इसमें कहीं पर मास थी का नहीं। यानी कि अगर मैं पॉइंट मास की बजाय अगर मैं थोड़ा सा बड़ा मेटल बॉल भी ले लूं और उसको एज अ पेंडुलम एक्ट करने की कोशिश करूं, आसपास विंड की रेजिस्टेंस ना हो, तो भी मैं यही टाइम पीरियड निकाल सकती हूँ। बस ये चीज अब ये चीज आप देखो कि टाइम पीरियड का मास ऑफ दी बॉल या बॉब के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। जितनी मर्जी बड़ी बॉब हो हमारे पास टाइम पीरियड से इसका कोई रिलेशन नहीं आ रहा। ठीक है, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जिसके बेसिस से कुछ प्रॉब्लम है, तो एक बार देखो, एक प्रॉब्लम में एक दो करते हैं सिंपल पेंडुलम के बेसिस पे। तो समझ आ गया, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार है, इजी भी है। अभी एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हमें पता चल जाए इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर इसके बेसिस पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम which ticks seconds। which ticks seconds। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया जो अभी तक हमने पढ़ा है। देखो, जो पेंडुलम सेकंड्स के अंदर टिक हो जाता है, मतलब कि अपना एक चक्कर, विच टिक सेकंड का मतलब है एक चक्कर विद इन सेकंड कवर करते हैं, वो कपल में कवर करते हैं। कपल इन द सेंस उसका टाइम पीरियड हमेशा 2 सेकेंड होता है। जो पेंडुलम सिक्स में अपने 6 सेकंड करता है, यानी कि एक, फिर इधर एक एक चक्कर पूरा हो गया, और ये 2 सेकंड में होता है, एक पहला सेकंड फिर दूसरे सेकंड में ही वापस आ जाता है। चाहे ऐसे ले लो, एक कर लिया फिर यहाँ पे वापस आ गया। ठीक है, तो एक और दो 2 सेकंड में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम, जो सेकंड के अंदर अपना काम कर रहा है, 6 सेकंड उसको हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। ठीक है, तो इसका मैंने क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। देखो, लेंथ निकालनी है तो मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, है ना। 2 भी है, पाई की वैल्यू भी है, पाई की वैल्यू वो भी लिखते भी चलो। एल हमने निकालना है, जी मेरे पास क्या होगी, 9.8 ले लेते हैं, 9.8
ये 2 मुझे यहाँ पे गिवन है ना, 2 मुझे यहाँ पे गिवन है। जब 2 मुझे गिवन है, इसको 2 और 2 को कैंसिल कर दो, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे पाई अंडर रूट एल अपॉन 9.8। तो अब यहाँ पर आप कहोगे कि मैम सॉल्व कैसे करें, व्हाई डोंट वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इससे एल हमारा फ्री हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे पाई स्क्वायर हो गया, इसकी स्क्वायर से कट जाएगा, एल अपॉन 9.8 आ जाएगा। यहाँ से आप एल निकाल सकते हो, एल आ जाएगा आपके पास 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर की वैल्यू ले लो 9.8 अपॉन 3.14 की होल स्क्वायर, 9.8 अपॉन आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 9.87 कुछ आ जाएगी टर्म, तो लगभग 1 के इक्वल हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लेकर आ जाएगा आपके पास। बस ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन कर लेते तो वो कर लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए मेरे पास 2 पेंडुलम है, ठीक है, एक की लेंथ है 100 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ है 110.25 सेंटीमीटर, और वो दोनों ऑसिलेट करना स्टार्ट करें इन फेज। कितनी ऑसिलेशन के बाद वो दोनों सेम फेज में आएंगे? पहले उन्होंने सेम फेज में स्टार्ट किया, क्योंकि देखो एक की लेंथ ज्यादा एक की लेंथ कम है, तो पहले फॉर लार्जर पेंडुलम, फॉर लार्जर पेंडुलम, अब ये देखो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज कब सेम फेज में आएगी? हम सीक्वेंस निकालते हैं, ठीक है, सीक्वेंस निकालेंगे, मेरे पास ये आ गई सीक्वेंस। देखो 2 पेंडुलम है, सेम फेज में कब आएंगे? जब पेंडुलम, लार्ज पेंडुलम जो है अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, अपनी न्यू ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, और जो स्मॉल पेंडुलम है वो अपनी ऑसिलेशन न्यू प्लस 1 में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो लार्ज का न्यू निकाल लेते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसका न्यू प्लस 1 आ जाएगा, ये आएगा 1/2 पाई अंडर रूट, सॉरी जी अपॉन एल आना था, जी अपॉन एल, यहाँ पर भी जी अपॉन एल। ठीक है, तो न्यू आ गया 1/2 पाई अंडर रूट जी, तो यहाँ पर 110.25 आ जाएगा, यहाँ पे न्यू प्लस 1, 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको 1 दे दो नाम, इसको 2 दे दो, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे न्यू प्लस 1 स्मॉल अपॉन लार्जर करेंगे, यहाँ पर आ गया 1/2 पाई अंडर जी अपॉन 100, यहाँ पे आ गया 1/2 पाई अंडर जी अपॉन 110.25, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा अंडर 110.25 अपॉन 100। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्लियर? अब देखिए मेरे पास है न्यू प्लस 1 अपॉन न्यू, और मैं अगर चाहूँ इसको 110 को 100 प्लस 10 लिख सकती हूँ, 10.25 बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इसको 100 अपॉन 100 प्लस 10.25 अपॉन 100 लिख सकती हूँ। हाँ जी, ये सारे की, ये सारा का सारा अंडर रूट में है, 1 प्लस 10.25 अपॉन 100, ये अंडर रूट में है। ठीक है, और इसको मैं क्या कह सकती हूँ, इसको भी अगर खोल दो, ये न्यू अपॉन न्यू प्लस 1 अपॉन न्यू हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन न्यू हो गया, ये 1 प्लस 1 अपॉन न्यू, ये 1 प्लस दिस अपॉन 100 हो गया, है ना? अब देखो यहाँ पर ना बाइनोमियल एक्सप्रेशन करेंगे, बाइनोमियल इन द सेंस देखो यहाँ पर पावर 1/2 है ना, ये पावर 1/2 आगे आ गई, जो ये है मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो क्या होता है 1 प्लस एन एक्स हो जाता है, प्लस अब तो वो n-1 चलता रहता है। ठीक है, तो वो इतनी हाई टर्म्स में नहीं लेनी नहीं है,
मेरे पास आएगा 1+1/μ इक्वल टू 1+1/2 इंटू 10.25/100। ठीक है, इसको सारे को आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करो और आपके पास वैल्यू आ जाएगी लगभग आएगी 20 के 20 फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो जो दो पेंडुलम जो है वो सेम पेस में होंगे। जो लार्जर पेंडुलम है अपने 20 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा और जो स्मॉलर है वो 20+1 21 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो उस वक्त ये मेरे पास वैल्यू आएगी, इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। न्यू की वैल्यू इतना तो आप कर ही सकते हो, मुझे बताओ। तो इसको थोड़ा सा रह गया, इसको सॉल्व करो और यहाँ पे आपका सिंपल पेंडुलम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू दी oscillations of a liquid column in a U tube। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भी चेक करेंगे इसको, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उनको पढ़ेंगे। दैट्स अप फॉर दिस क्लास।